कहाँ तक डिस्कस कर लिया हमने? 20 नंबर, 21 हो गया कंप्लीट। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी, निम्नलिखित में से कौन सा टैप मोटर कनेक्शन के लिए सबसे उपयुक्त है? अब आप सभी को पता है, यहाँ पर पूछ रखा है जो हमारे पास मोटर का जो कनेक्शन करते हैं तो उसकी मोटर के कनेक्शन के बाद हमें उस पर टेपिंग करनी पड़ती है। तो टेप हमारे पास कौन सा उपयुक्त बढ़िया रहेगा ये आपको पूछ रखा है। तो प्लास्टिक डायरेक्ट हम नहीं कर सकते, प्लास्टिक का टेप थोड़ी करेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या है, कागज़ जो है, कागज़ भी नहीं लगाएंगे। रबर डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो मेन हमारे पास क्या है, वार्निश कैम्ब्रिक नाम का जो टेप है वो हम लगाते हैं। टेप का मतलब पता है क्या है? वायर का जोड़ लगाते हैं, उसके ऊपर जो टेप लगाएंगे ना उसकी बात है डायरेक्ट ये। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, वार्निश कैम्ब्रिक नाम का। नेक्स्ट देखो क्या दिया हुआ है, डीसी मोटर में ब्रश में अत्यधिक तनाव, हमारे पास जो ब्रश लगा रखे हैं उनके अंदर खिंचाव जो है, तनाव होने का, अधिक तनाव होने के कारण हमारे पास क्या रहेगा ये पूछ रखा है। तो मशीन की गति कम हो जाती है, टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाती है, टर्मिनल वोल्टेज बढ़ जाती है, कम्यूटेटर गर्म हो जाएगा और परतें हमारे पास घिस जाएगी। अब आप सभी को पता है जो ब्रश हमारे पास रहेगा वो कम्यूटेटर के साथ क्या होता है, चिपका हुआ रहेगा बिल्कुल, ठीक है, टच में रहता है। अगर उसके अंदर ज़्यादा हमारे पास तनाव होगा, ज़्यादा टेंशन होगा, तो कम्यूटेटर के जो हमारे पास है वो क्या है, जल्दी घिसेगा और उसमें हमारे पास क्या है, कम्यूटेटर है वो गर्म भी हो जाएगा फिर। ठीक है, तो मेन क्या रहेगा इसका, ऑप्शन नंबर डी ध्यान रखना है। ठीक है, एक डीसी मोटर की टर्मिनल पोलैरिटी के दौरान उल्टा कर दिया जाता है, तो हमारे पास बिल्कुल टर्मिनल की जो पोलैरिटी है उनको चेंज करते हैं। चेंज करने के लिए हमारे पास ब्रेकिंग सिस्टम होता है एक, 3 ब्रेकिंग सिस्टम बताए मैंने। ब्रेकिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं? 3। डीसी मशीन के अंदर 3 ब्रेकिंग सिस्टम थे। पहला ब्रेकिंग सिस्टम क्या है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम। दूसरा हमारे पास क्या था, डायनेमिक ब्रेकिंग सिस्टम। तीसरा हमारे पास क्या है, प्लगिंग ब्रेकिंग सिस्टम। ठीक है, प्लगिंग ब्रेकिंग सिस्टम के अंदर क्या होता है, जो हमारे पास मशीन के जो टर्मिनल होंगे उनकी पोलैरिटी को हम क्या करेंगे, डायरेक्ट चेंज कर देते हैं। ठीक है, जो भी हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होंगे इनको हम चेंज कर देंगे, नेगेटिव यहाँ कर देंगे और पॉजिटिव यहाँ करते हैं। ठीक है, ये कौन सी ब्रेकिंग के अंदर होता है, ये हमारे पास होता है प्लगिंग ब्रेकिंग के अंदर। ठीक है, उसके बाद रीजनरेटिव ब्रेकिंग में क्या था, अभी रीजनरेटिव ब्रेकिंग में क्या होता है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग में क्या होता है, हमारे पास बैक ईएमएफ ज्यादा हो जाएगा, किससे, मेन वोल्टेज से। ये रीजनरेटिव ब्रेकिंग होगा। भूल गए सारे पॉइंट ये। रीजनरेटिव ब्रेकिंग में क्या था, हमारे पास बैक ईएमएफ ज्यादा हो जाता है टर्मिनल वोल्टेज से। अगर ये कंडीशन बनेगी तो ब्रेकिंग कौन सी होगी, रीजनरेटिव ब्रेकिंग। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डायनेमिक ब्रेकिंग में क्या था, अभी डायनेमिक ब्रेकिंग में क्या था, याद है? डायनेमिक ब्रेकिंग में क्या है, जो हमारे पास आर्मेचर होता है उसके कनेक्शन हटा के उसके साथ एक वेरिएबल रियोस्टेट जोड़ देंगे, वो हमारे पास था डायनेमिक ब्रेकिंग में। ठीक है, तो डीसी मशीन के अंदर ब्रेक लगाने के 3 टाइप होते हैं। पहला टाइप तो हमारे पास कौन सा था, रीजनरेटिव ब्रेकिंग। रीजनरेटिव ब्रेकिंग में क्या होता है, बैक ईएमएफ ज़्यादा हो जाता है मेन वोल्टेज से, तो क्या बनेगा, रीजनरेटिव ब्रेकिंग होगी। दूसरा हमारे पास क्या है, डायनेमिक। डायनेमिक में क्या होता है, जो हमारे पास आर्मेचर पॉइंट होता है, आर्मेचर के जो पॉइंट होंगे, आर्मेचर पॉइंट को हटाकर हम क्या करेंगे, इनके साथ एक वेरिएबल रियोस्टेट लगाएंगे और वो भी किसमें, हमारे पास पैरेलल में जुड़ेगा इसके साथ। उसके बाद क्या होता है, प्लगिंग के अंदर क्या था, प्लगिंग में हमारे पास जो टर्मिनल है उसकी पोलैरिटी को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। ये तीनों ब्रेकिंग के टाइप है मोटर के। ठीक है, समझ में आया क्या? हाँ भाई, बहुत गहराई से सोच रहा है, कहाँ दिमाग चला गया था, मुझे पता है तभी तो और कहीं सोच रहा था। ये मैंने 3 ब्रेकिंग बताई है, ध्यान रखना तीनों ब्रेकिंग के बारे में ध्यान रखना पॉइंट ये। चलो नेक्स्ट देखो, मोटर की रेटिंग हमारे पास किस में होती है, मोटर की रेटिंग आप सभी को पता है KW के अंदर हमारे पास मोटर की रेटिंग लिखेंगे।
अच्छा रेटिंग पूछ रखा है, मोटर तो एचपी में होगी, ठीक है अभी केडब्ल्यू किस में था, जनरेटर के अंदर है केडब्ल्यू, हाँ ठीक है। एचपी में हमारे पास होगी, जैसे हमारे पास घरों में मोटर लेके आएंगे तो मोटर वो क्या लेके आते हैं, एचपी के अंदर ही लेके आते हैं, 1.5 HP की है, यहाँ पे 1 HP की है या आधा HP की है, तो हमारे पास क्या रहेगी एचपी में। केवीए किसकी रेटिंग है, केवीए हमारे पास ट्रांसफॉर्मर और अल्टरनेटर की, ठीक है। केवीए हमारे पास किसकी रेटिंग होगी, ट्रांसफॉर्मर और अल्टरनेटर की रेटिंग है केवीए। बांधना पड़ेगा, बांध दे इसने, उस साइड बांध दे, हाँ बस खुला छोड़ दे, बांध दे से। देखो नेक्स्ट, एक और मैंने आज आपको बताया था यहीं पर, वीए किसकी रेटिंग होती है, सीटी की हमारे पास क्या रहेगी, वीए, सीटी और पीटी दोनों की। यदि डीसी मोटर का घुमावदार क्षेत्र उल्टा होता है तो मोटर हमारे पास क्या रहेगा, अगर हमारे पास जो भी मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है डीसी मशीन के अंदर वो हमारे पास क्या हो जाए, उल्टा हो जाए, यानी कि नॉर्थ से साउथ है या साउथ से नॉर्थ हो जाए, तो हमारे पास क्या होगा, तो हमारे पास विपरीत दिशा में चलेगी, ठीक है। तो मेन हमारे पास क्या होगा, विपरीत दिशा में। मेन पॉइंट क्या होता है, डीसी मोटर जो है, डीसी मोटर की डायरेक्शन चेंज करने के लिए क्या किया जाएगा, अभी डीसी मोटर की डायरेक्शन चेंज कैसे कर सकते हैं हम, डीसी मोटर की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं आर्मेचर या फिर हमारे पास फील्ड वाइंडिंग के टर्मिनल को चेंज करके, ठीक है ना, हाँ किसी एक को। नेक्स्ट क्या दे रखा है, किसी डीसी मोटर की घूमने की दिशा, ठीक है, खालिस्तान द्वारा बदली जा सकती है। तो ये हमारे पास आ गया अभी एसी सप्लाई वाले वायर कनेक्शन, ये तो नहीं होगा, एसी की बात नहीं होगी। एसी फील्ड में आर्मेचर में एसी नहीं, यहाँ पर डीसी होगा, ये डीसी चेंज करना भी, ठीक है, यहाँ भी डीसी होगा, ये डीसी कर लेना, बुक के अंदर एसी दे रखा है वहाँ डीसी करना है। डीसी फील्ड और आर्मेचर दोनों के साथ जोड़े कनेक्शन, इन दोनों को तो हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। डीसी फील्ड में आर्मेचर में किसी एक से जुड़े कनेक्शन को हमें चेंज करना पड़ेगा, तब हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास डीसी होगा सब जगह, एसी नहीं है ये, ठीक है ना, ये चेंज कर लेना। तो इसमें क्या रहेगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी सही है अभी। डीसी मोटर की घूर्णन दिशा को किस प्रकार उल्टी जा सकती है, अभी हमने डिस्कस किया है, आर्मेचर और फील्ड कॉइल में से किसी एक के, ठीक है ना, किसी एक के कनेक्शन को उल्टा कर देना, किसी एक के कनेक्शन को हम उल्टा करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो हमारे पास डीसी मोटर की जो दिशा है हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है, देखो भी, यदि एक डीसी शंट मोटर की सप्लाई टर्मिनल अदल बदल कर दिया जाए, सप्लाई टर्मिनल को हमने चेंज कर दिया, तो हमारे पास क्या फर्क पड़ेगा, मोटर बंद हो जाएगी, नहीं कोई फर्क नहीं है, सामान्य गति से उसी दिशा में चलती रहेगी जिस दिशा में चल रही है, बस, ठीक है। हमारे पास क्या होता है, डीसी मशीन है, डीसी मशीन के अंदर आप सभी को पता है, मान लो हमारे पास ये शंट मोटर है कोई, ठीक है, शंट मोटर में ये प्लस और ये माइनस दो टर्मिनल है इसके अंदर। अब अगर हम क्या करें, यहाँ पर प्लस कर दें, यहाँ पर माइनस कर दें, तो कोई फर्क पड़ेगा इसमें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मोटर हमारे पास जिस दिशा में चल रही है उसी दिशा में चलती रहेगी, ठीक है। मेन बात क्या होती है, मेन बात ये रही, जैसे हमारे घरों में कोई भी चीज़ है, जैसे मान लो पंखा है, पंखे के अंदर हमारे पास जैसे कि पंखे के तार है, पंखे के तार के अंदर क्या है, एक तो हमारे पास जैसे ये एक प्लग हो गया, दूसरा ये है, अब इस प्लग को हम किसी भी डायरेक्शन में अंदर जो सॉकेट है उसमें डाल सकते हैं, ये तो हम नहीं देखते भी कौन सा प्लस में जा रहा है कौन सा माइनस में है, किसी भी डायरेक्शन में दे सकते हैं इसमें। तो मेन क्या होता है, जहां पर प्लस या माइनस हो वहां पर हम किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हैं टर्मिनल को, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में टर्मिनल को लगाएंगे तो मोटर क्या होगा, सामान्य गति से उसी दिशा में चलती रहेगी जिस दिशा में हमारे पास चल रहा था, ठीक है। तो इसका क्या रहेगा, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखो क्या है हमारे पास, सारे क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, सिलेक्टेड है सारे पॉइंट ये।
निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग पोल कोर को यांत्रिक आधार देता है? ठीक है, पोल जो कोर है उसको यांत्रिक आधार देता है और चुंबकीय धारा के एक भाग के रूप में कार्य करता है। तो ये हमारे पास क्या रहेगा अभी, जो पोल कोर है आप सभी को पता है, देखो भी ये हमारे पास ये एक पोल शू है और ये क्या होता है, पोल कोर। इस पोल कोर को यांत्रिक भाग यानी कि हमारे पास यांत्रिक आधार दे, वो किसके साथ जुड़ा हो रहेगा, ये पोल कोर ये हमारे पास योक के साथ ही जुड़ा होता है, जो फ्रेम होता है उसके साथ जुड़ा रहेगा। तो इसमें मेन हमारे पास क्या रहेगा, योक के साथ जुड़ा होगा। योक या फ्रेम किसका बना होता है अभी, योक या फ्रेम हमारे पास कास्ट आयरन का बना होगा, अगर बड़ी मशीन है तो कास्ट स्टील का बना देंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। लेमिनेटेड कोर या आर्मेचर में निम्नलिखित में से कौन सी हानि कम होती है? लेमिनेटेड कोर या आर्मेचर में निम्नलिखित में से कौन सी हानि कम होगी? अब देखो हमारे पास मेन एक तो क्या है, एडी करंट, एक होता है कॉपर लॉस, ठीक है, एक हमारे पास हिस्टैरिसीस हानि, एक क्या होगा, वोल्टेज हानि। मेन क्या होगा आप सभी को पूछ रखा है। अब हमने लेमिनेशन कोर कर रखी है, कोर को हमने क्या कर दिया, लेमिनेशन। लेमिनेशन किस लिए करते हैं अभी, एडी करंट लॉस को कम करने के लिए। तो हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अगर सिलिकॉन स्टील होता तो हम क्या करते, तो हिस्टैरिसीस लॉस। डीसी मोटर के कुशल संचालन के लिए आर्मेचर सर्किट में डाला गया अतिरिक्त प्रतिरोध, ठीक है ना, डीसी मोटर हमारे पास है, उसके कुशल संचालन के लिए आर्मेचर सर्किट है, उसमें हमने एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस जोड़ दिया। तो इसका मतलब क्या होगा, परिवर्तन के बाद निकाल दिया जाना चाहिए, परिपथ में रखा जाना चाहिए, चरणों में कम किया जाना चाहिए या चरणों में बढ़ाया जाना चाहिए। मेन हमारे पास पॉइंट क्या देखो कि डीसी हमारे पास मोटर है, उसमें हमने क्या किया, आर्मेचर जो सर्किट है ना, उस सर्किट के अंदर अलग से रेजिस्टेंस को हमने ऐड कर दिया। अलग से रेजिस्टेंस ऐड करने का मतलब क्या था अभी, टॉर्क बढ़ाना या फिर हमारे पास क्या है, ब्रेकिंग को कम करना, ब्रेकिंग करना, ठीक है ना, जो हमारे पास मशीन होती है उसको ब्रेकिंग करना। अब क्या होगा, जो उसके अंदर चरणों में, यानी कि इसका पॉइंट क्या रहेगा, डायरेक्शन होनी चाहिए शायद, इसका मतलब चरणों में कम किया जाना चाहिए। बिल्कुल, देखो मेन पॉइंट क्या है इसमें, ये बात दे रखी है अभी, आर्मेचर सर्किट है ना, आर्मेचर सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, कम। आर्मेचर जो है डीसी मशीन का, उसके अंदर जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतना ही हमारे लिए बेस्ट रहेगा, ये आप सभी को पता है। अब मेन बात क्या है, आप सभी को पता है, जैसे मान लो हमारे पास कोई एक शंट मोटर की ही बात करते हैं, शंट मोटर है, इसके अंदर यहाँ पर क्या होता है हमारे पास ईबी और यहाँ पर क्या होगा ये आरए। तो आर्मेचर रेजिस्टेंस हमेशा कितना होना चाहिए, 1 ओम से भी कम, ठीक है ना, 1 ओम से कम होना चाहिए। अगर हमारे पास 1 ओम से ज़्यादा है तो वो मशीन बढ़िया काम करेगी क्या, नहीं करेगी बढ़िया काम। हमें क्या करना पड़ेगा, उस रेजिस्टेंस को कम करना पड़ेगा। अब मेन बात क्या है, आर्मेचर सर्किट में डाला गया अतिरिक्त रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, कम किया जाना चाहिए। अगर कम करेंगे तब हमारे पास मशीन क्या होगी, कुशल कार्य करेगी। समझ गए बात, ये थोड़ी सी आप गहराई की बात देखोगे इसमें, बढ़िया काम करवाने के लिए मशीन को आर्मेचर रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है। और ये मैंने आपको बता रखा है, आर्मेचर रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए क्या यूज करेंगे, डबल केल्विन ब्रिज। इनमें से क्या किया, क्या किसी डीसी मोटर के आउटपुट है, डीसी मोटर की आउटपुट हमारे पास पता करना है। तो डीसी मोटर की आउटपुट क्या मिलेगी, या तो हमें आउटपुट में टॉर्क मिलेगा, ठीक है, या फिर हमारे पास क्या होगा, स्पीड मिलेगी। स्पीड से ही हम पता कर सकते हैं मशीन का या फिर मोटर, जो भी मोटर है उस मोटर के अंदर कितना का उसके अंदर टॉर्क बना है, जो हमने उसको सप्लाई दी, सप्लाई देने के बाद उसमें टॉर्क कितना बना है वो तो हमारे पास क्या है, आउटपुट में है। उसके बाद मोटर की स्पीड कितनी की है वो भी हमें आउटपुट से ही पता चलेगा, इनपुट से तो कोई पता नहीं चलेगा। तो मेन हमारे पास क्या रहेगा, ऑप्शन सी इसका सही है। अभी धारा करंट का कोई मतलब नहीं है, करंट थोड़ी लेते हैं आउटपुट में, डीसी मशीन के अंदर करंट आउटपुट में थोड़ी मिलेगा, रेजिस्टेंस थोड़ी होगा, यहाँ पर वोल्टेज और धारा वैसे ही नहीं होगा। अगर वोल्टेज और करंट की बात आती तो हम ट्रांसफॉर्मर की बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब हमारे पास क्या दे रखा है, टॉर्क और स्पीड जो है वो आउटपुट में मिलेगा हमें, ठीक है।
किसी भी डीसी मशीन की एक्टिव कॉइल को रखा जाता है, ठीक है ना। एक्टिव कॉइल को हम कहाँ रखेंगे? देखो, आर्मेचर के स्लॉट में पोल के चारों ओर पृथक रूप से, ठीक है। देखो हमारे पास क्या होता है, डीसी मशीन की बात करते हैं। डीसी मशीन के अंदर जो पोल बनते हैं ना, ये मान लो हमारे पास पोल कोर और पोल शू है इसके अंदर, ये है इसके अंदर। अब क्या होगा, डीसी मशीन की बात है, डीसी मशीन, इसमें जो वाइंडिंग करते हैं, वाइंडिंग कहाँ करेंगे भी? वाइंडिंग हम करते हैं हमारे पास जो पोल कोर है, पोल कोर के ऊपर वाइंडिंग करेंगे। एक्टिव कॉइल हमारे पास मेन कहाँ रहेगी? पोल के चारों ओर, ठीक है ना। मेन हमारे पास क्या रहेगी? पोल के चारों ओर। अगर हम बात करते हैं एसी मशीन की, तो वहाँ पर हमारे पास क्या होता? आर्मेचर जो या स्लॉट है, स्लॉट के अंदर जो वाइंडिंग होती है उसे बोलते हैं एक्टिव। समझे बात? डीसी मशीन के अंदर क्या होती है? डीसी मशीन के अंदर हमारे पास जो पोल होते हैं उनके चारों ओर जो हमारे पास वाइंडिंग लपेटी जाएगी ना, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे एक्टिव कॉइल, ठीक है। और एसी मशीन के अंदर क्या है, जो स्लॉट के अंदर वाइंडिंग आएगी उसे बोलेंगे हम एक्टिव साइड, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। एक्टिव और मैंने बता रखा है पैसिव का कॉइल के बारे में। डीसी मशीन जनरेटर के रूप में चले या मोटर के रूप में, मोटर के रूप में चले या जनरेटर के रूप में चले, तो निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा एक ही दिशा में बनाए रखती है? कौन सी मात्रा हमारे पास एक ही दिशा में बनेगी? इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो एक ही दिशा में बनेगा। कैसे? बैक ईएमएफ है, उसकी डायरेक्शन भी हमारे पास ऊपर की साइड होती है, और अगर हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी डायरेक्शन भी क्या होती है? ऊपर की साइड ही होती है, ठीक है। चाहे मोटर हो चाहे हमारे पास जनरेटर हो, इनकी डायरेक्शन क्या रहेगी? सेम ही रहेगी। देखो हमारे पास ये मान लो एक सीरीज मोटर है, ठीक है। बंद गया सही यार, इसने सही करिए। देखो यहां से हमारे पास ये वोल्टेज है, इसमें करंट जाएगा IL लाइन करंट, ये है RSE, यहाँ पर करंट ISE, ये हमारे पास IA, यहाँ पर अब देखो EMF बनेगा इसके अंदर, मोटर है तो EMF बनेगा, उसे क्या बोलेंगे? EB, बैक EMF, ठीक है। अगर मान लो हमारे पास ये सेम जनरेटर होता तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर? तो लिखते EG, और सारी डायरेक्शन हमारे पास क्या है? विपरीत दिशा में होती है फिर ये, ठीक है। लेकिन इसकी डायरेक्शन तो सेम ही है, चाहे मोटर हो या जनरेटर हो, तो हमारे पास क्या रहेगा? इंड्यूस्ड जो ईएमएफ है उसकी डायरेक्शन क्या होगी? सेम होगी, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है। आर्मेचर करंट की बात करें, करंट हमारे पास मोटर है तो अंदर आएगा, जनरेटर है तो बाहर जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो रही है ना। सप्लाई करंट की बात करें, सप्लाई करंट में मोटर है तो हमारे पास करंट अंदर आएगा, और जनरेटर है तो क्या होगा? करंट बाहर जाएगा। क्षेत्र धारा हमारे पास फील्ड करंट का भी सेम ही सीन रहेगा, फील्ड वाइंडिंग का, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो भी। जब आर्मेचर को मैग्नेटिक फील्ड में घुमाया जाता है तो आर्मेचर के कंडक्टर बल की रेखाओं को काटकर उनमें एक ईएमएफ को प्रेरित करता है, जो सप्लाई ईएमएफ का विरोध करेगा, जो सप्लाई वोल्टेज का विरोध करे उसे क्या बोलते हैं? बैक ईएमएफ। आप सभी को पता होगा बैक ईएमएफ की डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होती है, किससे? मेन वोल्टेज से, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। बैक ईएमएफ का फॉर्मूला याद है क्या? AB बराबर P∅ZN बटा में 60 है, ठीक है ना, ये याद होगा। ये हमारे पास क्या होता है? बैक ईएमएफ का फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। जो बैक ईएमएफ है वो लेंज के नियम के आधार पर काम करता है ये, ठीक है ना। जिसके कारण ये पैदा हुआ है उसी का ये विरोध करेगा। उसके बाद डीसी मोटर का बैक ईएमएफ क्या दे रखा है? अक्सर आपूर्ति वोल्टेज से अधिक होगा। होता है क्या कभी? नहीं होता। बैक ईएमएफ हमेशा क्या होता है? कम होता है मेन वोल्टेज से। अगर ज़्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा?
तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग लग जाती है। ठीक है, ऊर्जा रूपांतरण में मदद करता है, ये बात देखो। आर्मेचर वोल्टेज में सहायक है, बिल्कुल भी नहीं। प्रयुक्त वोल्टेज में सहायक है। यहाँ पर थोड़ी सी इन्होंने क्या है, गहराई की बात बोली है। ऊर्जा रूपांतरण का मतलब क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन, और एनर्जी कंजर्वेशन पर कौन काम करता है, लेंज का नियम। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास जो बैक ईएमएफ जो मोटर का है वो क्या होता है, लेंज के नियम पर आधारित होता है वो। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। डीसी मोटर में बैक ईएमएफ की अवधारणा आधारित है। डीसी मोटर के अंदर हमारे पास जो बैक ईएमएफ है उसकी अवधारणा ये दे रखा, देखो अभी बताया मैंने, लेंज नियम पर आधारित है। ये समझ में आ गया पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट देखो भाई, लेंज नियम निम्नलिखित में से संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो ये हमारे पास क्या रहेगा, ऊर्जा के। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार करवाया भी है और ये आ भी गया भी है। ठीक है ना, सुबह भी कई बार बताया था मैंने आपको। बैक ईएमएफ विरोध करता है। बैक ईएमएफ किसका विरोध करेगा, आरोपित ईएमएफ का, जो मेन वोल्टेज दे रहे हैं उसका विरोध करेगा बैक ईएमएफ। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। बैक ईएमएफ का दूसरा नाम क्या होता है अभी पता है किसी को, क्या होता है, लिखा हुआ ये रहा, काउंटर ईएमएफ है। ठीक है, बैक ईएमएफ का हमारे पास दूसरा नाम क्या होता है, काउंटर ईएमएफ बोलते हैं इसे हम, याद रखना ये भी इंपॉर्टेंट है। बैक ईएमएफ को काउंटर ईएमएफ कहा जाता है। बैक ईएमएफ का फॉर्मूला पी फाइव जेड एन बटा में 60 है। देख लो भी कहाँ पर है, पी है क्या यहाँ पर, इसमें नहीं है, ये उल्टा हो गया, ये उल्टा हो गया, तो हमारे पास पी फाइव जेड एन बटा में 60 है, ऑप्शन डी। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 2 एन आए हुए हैं, ये नहीं हो सकता। ऊपर हमारे पास ये नहीं होगा, 60 है, 60 है ऊपर नहीं होगा, वैसे ऑप्शन कट हो रहे हैं सारे, ऑप्शन डी बचेगा बस एक। ठीक है, यहाँ पर फाई क्या होता है, फ्लक्स, जेड क्या होगा, जेड क्या होगा, चालकों की संख्या, एन क्या होता है, एन स्पीड, पी क्या होगा, पोल, और ए क्या होता है भी, समानांतर पथों की संख्या। ठीक है, डीसी मोटर में यदि आर्मेचर की गति अधिक है, आर्मेचर की गति अगर हमारे पास ज़्यादा है, तो बैक ईएमएफ ईबी निम्न में से क्या होगा, हमारे पास ज़्यादा होगा। जो आर्मेचर की स्पीड है वो हम ज़्यादा कर देते हैं, तो हमारे पास बैक ईएमएफ भी क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, और उस टाइम मोटर किसकी तरह काम करेगी, जनरेटर की तरह काम करने लग जाती है फिर। ठीक है, डीसी मोटर में प्रति पोल कम होता है, प्रति पोल कम होता है अभिवाह, अभिवाह यानी कि फ्लक्स। ठीक है, फ्लक्स की बात है ये। देखो आप सभी को पता है कि एक हमारे पास फॉर्मूला होता है एन समानुपाती ईबी बटा में फाई। ठीक है, अब आपको पता है अभिवाह का मतलब क्या होता है, फ्लक्स की बात है ये। ठीक है ना, फ्लक्स की बात कर रखी है यहाँ पर। फ्लक्स क्या होगा, कम, फ्लक्स कम होगा तो स्पीड क्या होगी भी, ज़्यादा, स्पीड हमारे पास रहेगी ज़्यादा, तो मोटर की गति बढ़ाता है, मोटर बंद कर देता है। ठीक है, मोटर की गति कम बढ़ाएगा ये, तो ऑप्शन क्या रहेगा हमारे पास, बी होगा। ठीक है ना, बिल्कुल। इसमें क्या चीज़ ध्यान रखनी है, फ्लक्स हमारे पास कम तो स्पीड क्या हो जाएगी, ज़्यादा, तो ऑप्शन नंबर क्या है, बी हमारे पास सही हो रहा है। ठीक है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है डीसी मशीन के अंदर। डीसी मोटर का बैक ईएमएफ किस पर निर्भर करता है, डीसी मोटर का जो बैक ईएमएफ है वो निर्भर किस पर करेगा, आप सभी को पता है बैक ईएमएफ का फॉर्मूला अभी हमने देखा है, पोल पर निर्भर करता है। ठीक है, फाई फ्लक्स पर निर्भर करेगा, जेड पर निर्भर करेगा, एन पर निर्भर करेगा, और हमारे पास पैरेलल पाथ है उस पर भी निर्भर करता है। ठीक है, यहाँ पर पी, जेड और ए, ये सारी चीज़ क्या होती है हमारे पास, ये सारी चीज़ रहेगी कांस्टेंट, फिक्स होती है चीज़ें ये। ठीक है ना, ये सारा हमारे पास फिक्स रहेगा। अब मेन बात क्या है, डीसी मोटर का जो बैक ईएमएफ है वो किस पर निर्भर करेगा, ये निर्भर करेगा हमारे पास पोल की संख्या पर। कर रहा है क्या, बिल्कुल करेगा। फ्लक्स प्रति पोल, फ्लक्स पर भी करता है। आर्मेचर कंडक्टरों की कुल संख्या, ये भी इस पर, जेड पर भी करेगा। तो मेन हमारे पास क्या है, इन सभी पर निर्भर करेगा। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखनी है।
अगर किसी डीसी मोटर का बैक ईएमएफ अचानक खत्म हो जाता है, बैक ईएमएफ अचानक हमारे पास क्या हो गया, खत्म हो गया, तो क्या हो जाएगा भाई, अचानक खत्म होने का कारण हमारे पास कुछ ना कुछ गड़बड़ है मोटर में, मोटर हंटिंग करने लगेगा, अचानक रुक जाएगा, रफ्तार बढ़ जाएगी, शॉर्ट सर्किट करंट आर्मेचर से होकर प्रवाहित होकर होगा, इससे पूरी बात नहीं दे रखी इसमें, हैं? अगर डीसी मोटर का बैक ईएमएफ अचानक खत्म हो जाता है तो इससे क्या होगा, ये हो सकता है, हाँ ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, मैंने शॉर्ट सर्किट जो करंट है, शॉर्ट सर्किट करंट आर्मेचर से होकर हमारे पास फ्लो होने लगेगा फिर, ठीक है ना, ये इससे हटेगा, यहाँ पर ये नहीं आएगा नाम, मेन हमारे पास क्या रहेगा, जो शॉर्ट सर्किट करंट होगा वो आर्मेचर से डायरेक्ट क्या है, फ्लो होने लगेगा, फिर बर्न भी हो सकती है मोटर वैसे, एक एकदम हमारे पास जो बैक ईएमएफ वो खत्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। डीसी मोटर के फील्ड का एक्साइटेशन स्थिर है, ठीक है, यदि डीसी मोटर के फील्ड का जो है वो एक्साइटेशन हमने फिक्स कर रखा है तो मोटर में उत्पन्न टॉर्क निम्नलिखित के समानुपाती होगा। अगर फिक्स है तो डायरेक्ट क्या होगा, करंट के समानुपाती होता है, मैंने आपको बता रखा था कि टॉर्क जो रहेगा वो समानुपाती होगा किसके, आर्मेचर करंट के। ये कब होता है, जब हमारे पास शंट मोटर की बात हो, तभी होता है ये हमारे पास बात होती है जब शंट मोटर की बात हो, तब हम लिखते हैं ये। अगर बात होती है सीरीज मोटर की, सीरीज मोटर में क्या लिखते, टॉर्क हमारे पास आई ए के वर्ग के समानुपाती होता, और आप सभी को पता है कि शंट मोटर की स्पीड हमारे पास क्या मानी जाती है, शंट मोटर की स्पीड लगभग हम क्या मानते हैं, स्थिर मानते हैं। तो यहाँ पर जिक्र भी किसका हुआ है, जब एक्साइटेशन क्या हो जाए, स्थिर हो जाए, स्थिर का नाम आते ही हमारे दिमाग में क्या आएगा, शंट मोटर, और शंट मोटर में क्या होता है, टॉर्क जो रहेगा वो डायरेक्ट आर्मेचर करंट के क्या होता है, समानुपाती होता है, तो सीधा हमारे पास क्या रहेगा, आर्मेचर करंट के समानुपाती, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। डीसी मोटर में टॉर्क फ्लक्स तथा धारा के गुणनफल के समानुपाती होता है। डीसी मोटर में जो टॉर्क जो रहेगा वो फ्लक्स तथा धारा के गुणनफल के समानुपाती होगा। केवल धारा के ऋणात्मक यांत्रिक संतृप्त बिंदु, मैग्नेटिक सैचुरेशन पॉइंट, ठीक है बिल्कुल। देखो मेन पॉइंट क्या रहेगा, आप सभी को बता रखा था मैंने कि हमारे पास टॉर्क और एक होता है हमारे पास आर्मेचर करंट, ठीक है। टॉर्क और आर्मेचर करंट की आपने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रखी होगी डीसी मशीन के अंदर या डीसी मोटर के अंदर। हमारे पास क्या बनेगा इसमें, देखो दो चीज़ बनती है, एक तो होता है स्पीड और हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स बनेगी ना, वो तीन तरीके से बनती है, मैं आपको बता देता हूँ पूरा। देखो जो कैरेक्टरिस्टिक्स बनेगी वो तीन तरीके से बनती है। एक तो हमारे पास क्या होगी, सबसे पहले स्पीड और आर्मेचर करंट के बीच में, ठीक है। दूसरी हमारे पास क्या होती है, टॉर्क और आर्मेचर करंट के बीच में। तीसरा हमारे पास किसके बीच में होगा, स्पीड और टॉर्क के बीच में। ये तीन हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स बनती है डीसी मशीन के अंदर, डीसी मोटर के अंदर। तीनों में क्या होता है, पहली में क्या रहेगा, अगर बात करें शंट मोटर की, ठीक है, अगर हम बात करें शंट मोटर की, शंट मोटर में क्या होता है भाई, शंट मोटर में जो स्पीड है और आर्मेचर करंट के बीच में कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे बनेगी पता है किसी को, शंट में, शंट में आप सभी को पता है स्पीड क्या होती है शंट में, स्थिर। तो स्पीड क्या कर देंगे, स्पीड बना देंगे बिल्कुल हमारे पास स्थिर, सीधी हमारे पास स्पीड बनेगी। लेकिन थोड़े से वोल्टेज ड्रॉप के कारण जो हमारे पास स्पीड क्या है, नीचे गिर जाती है। ये किस कारण गिनी है, ये हमारे पास स्पीड जो है वो आई ए और आर ए, आर्मेचर जो ड्रॉप होता है या वोल्टेज ड्रॉप है उसके कारण थोड़ी सी स्पीड क्या है, नीचे आ जाएगी। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स तो हमारे पास है स्पीड और आर्मेचर करंट के बीच में।
दूसरा हमारे पास क्या होगा, दूसरी टॉर्क और आर्मेचर करंट के बीच में अगर बात करें शंट मोटर की, तो शंट मोटर में जो बनेगा बिल्कुल हमारे पास लीनियर बनती है। ठीक है, ऐसा कैसे लग रहा है आपको? भी पहली बार पॉइंट पढ़ रहे हो ये सारे, मुझे ऐसे लग रहा है फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हो सब सारी बातें। हाँ, नहीं कर रखा पहले ये, क्या सारी चीज़ पिछली साफ होगी? करा नहीं ये? क्यों भी करवाया था मैंने अच्छी तरह से। क्या पता बड़ा अजीब से देख रहे हो, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इन सभी चीज़ों को ना। मैं सभी को बोल रहा हूँ, वैसे सारे देख रहे हैं। देखो तो हमारे पास क्या रहेगा, टॉर्क और आर्मेचर करंट है, इनके बीच में जो करैक्टरिस्टिक्स बनेगी वो लीनियर बनेगी। ठीक है, उसके बाद अगला क्या है, तीसरा आप सभी को पता है, तीसरी करैक्टरिस्टिक्स कैसे बनती है? अभी पहले के जैसी, जो पहली बनी है हमारे पास सेम बनती है तीसरी। ठीक है, ये मैंने आप सभी को बता रखा है। यहाँ पर ये स्पीड कुछ ड्रॉप होगा, आई ए और आर ए का ड्रॉप होगा, वो हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है ना, तो ये जो करैक्टरिस्टिक्स है वो बनी है हमारे पास किसके लिए? ये बनी है हमारे पास शंट मोटर के लिए। सीरीज मोटर बताऊं क्या साथ में? हाँ जी, सीरीज मोटर के देखो क्या बनेगा। अगला हमारे पास क्या है, सीरीज मोटर। सीरीज मोटर में जो ग्राफ बनेगा, पहला जो ग्राफ हमारे पास है स्पीड का और आईए का। ठीक है, वो हमारे पास किस टाइप में बनेगा? वो बनेगा ये हमारे पास पैराबोला बोलते हैं इसे, पैराबोला टाइप का। ठीक है, दूसरा टॉर्क और आईए का बात करें, टॉर्क और आईए की बात करें तो हमारे पास क्या होगा, थोड़ा सा आगे बढ़ेगा उसके बाद लीनियर जाएगा ये। ठीक है, ये हमारे पास होता है इसमें। तीसरा तो आप सभी को पता है सेम बनेगा पहले की जैसे। ठीक है, तो ये है शंट मोटर की करैक्टरिस्टिक्स, ये है सीरीज मोटर की करैक्टरिस्टिक्स, अभिलक्षण जिसे बोलते हैं। इसमें क्या है, स्पीड और आर्मेचर करंट की बात, इसमें क्या है, टॉर्क और आर्मेचर करंट की बात, और वो क्या है, स्पीड और टॉर्क की बात। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। चले आगे, लिखा है क्या किसी ने? अच्छा, उसमें लिख रखा है। ठीक है, तो हमारे पास क्या रहेगा, डीसी मोटर में टॉर्क फ्लक्स तथा धारा के गुणनफल के समानुपाती क्या होता है, मैग्नेटिक जो हमारे पास सैचुरेशन बिंदु है उसके समानुपाती रहेगा। बस ये डायरेक्ट आपको ध्यान रखना पड़ेगा पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक डीसी मोटर की साफ्ट टॉर्क होती है। डीसी मोटर जो हमारे पास है उसकी साफ्ट टॉर्क क्या होगी, हमेशा साफ्ट की जो टॉर्क है वो हमेशा क्या होती है, आर्मेचर का जो टॉर्क होता है उससे हमेशा कम ही होगी। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। जितना बल हमारे पास साफ्ट पर बनेगा, ठीक है, वो हमारे पास कम बनेगा किससे, आर्मेचर के टॉर्क से, आर्मेचर के बल से। नेक्स्ट देखो, डीसी मोटर का साफ्ट टॉर्क इसके आर्मेचर टॉर्क से कम है, ये बात हमने अभी देखी है। जिसका कारण क्या होगा, कारण हमारे पास होता है रोटेटिंग लॉस के कारण। ठीक है, जो हमारे पास रोटेटिंग लॉस होता है उसके कारण रहेगा। घुमाव जो हमारे पास कोई हानि होती है, इसमें मेन चीज़ ये ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, इसमें चीज़ क्या रहेगी, जो साफ्ट पर जो बनने वाला बल है, साफ्ट पर जो घुमाव बल है वो बल हमारे पास क्या होगा, आर्मेचर टॉर्क से क्या होता है, आर्मेचर पर घूमने वाला जो बल है उससे क्या होता है, कम होता है। कम क्यों होगा, कम हमारे पास मेन होगा रोटेटिंग लॉस होने के कारण। ठीक है, कॉइल में इससे जुड़े स्वयं में फ्लक्स में परिवर्तन के कारण ईएमएफ को क्या कहा जाता है, तो वो तो हमारे पास क्या रहेगा भी, स्वयं के कारण। खुद की बात आए तो हमारे पास क्या होगा भी, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। अगर खुद की बात आए तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, अगर दूसरे के कारण हमारे पास बात आए तो क्या होगा, म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, डीसी मोटर की गति खालिस्तान के सीधे समानुपाती होती है, बताओ भाई। डीसी मोटर की जो गति है वो खालिस्तान किसके समानुपाती होगी? ये फॉर्मूला कई बार बता दिया मैंने आपको। इस फॉर्मूले में क्या था, एन समानुपाती
ए बी बटा में फाई, तो किसके समानुपाती है ये? ए बी के समानुपाती है। तो इसमें क्या रहेगा हमारे पास? बैक ईएमएफ के समानुपाती। ठीक है, अब थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। अभी ये कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर जो है ना, उसमें कन्फ्यूजन बहुत होता है, और इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे तभी हमारे पास ये कन्फ्यूजन दूरी होगी भी। ठीक है, कम्युलेटिव के पॉइंट जरूरी है, साथ साथ में एग्जाम में प्रश्न भी पूछ सकते हैं। कम्युलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर में जब भार बढ़ता है, ठीक है, जब हमारे पास लोड ज़्यादा हो जाएगा तो स्पीड क्या हो जाती है हमारे पास? कम हो जाएगी। ये चीज़ ध्यान रखना। कम्युलेटिव कंपाउंड की बात है ये। कम्युलेटिव कंपाउंड में एक चीज देखो, कम्युलेटिव कंपाउंड में फ्लक्स की मात्रा क्या होती है? भी फ्लक्स की मात्रा ज्यादा, क्योंकि आप सभी को पता है कम्युलेटिव के अंदर क्या होता है, एक तो हमारे पास फाई एस सी होता है, दूसरा हमारे पास क्या रहेगा? फाई एस एच। दोनों का जोड़ हमारे पास क्या होता है? फाई टी टोटल फ्लक्स होता है। अब दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास फ्लक्स की मात्रा ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा होगी। अब आप सभी को पता है हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला स्पीड का फॉर्मूला मैंने कई बार बता दिया, एन समानुपाती ए बी बटा में फाई। फ्लक्स की मात्रा क्या हो गई इसके अंदर? ज़्यादा। इस कम्युलेटिव कंपाउंड में फ्लक्स की मात्रा क्या हुई? ज़्यादा। फ्लक्स की मात्रा ज़्यादा तो स्पीड क्या हो जाएगी? कम। तो यही हमारे पास क्या है? गति हो जाएगी कम। समझ गए बात? ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। इलेक्ट्रिक मोटर के फ्यूज का उद्देश्य खालिस्तान की सुरक्षा प्रदान करने के लिए। फ्यूज तो हमारे पास क्या होता है? ओवरलोड के लिए बचाता है भाई। ओवरलोड और अंडर वोल्टेज, ओवरलोड और अंडर वोल्टेज से बचाने के लिए हमारे पास मेन क्या होता है? फ्यूज का काम होता है वैसे तो। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। किसी भी विद्युत मोटर के आउटपुट पावर को, क्या बात होगी? इधर होगी, फोन में लग रहे थे, कर रखे है पर्सन सारा ही। अच्छा देखो, किसी भी विद्युत मोटर के आउटपुट पावर को लिया जाता है। आउटपुट पावर को हम कैसे लेंगे भी? हमारे पास ये पर्सन कई बार आया हुआ है पेपर में, ठीक है ना, याद रखना। कोई भी हमारे पास मोटर है, विद्युत मोटर है, किसी प्रकार की हो, चाहे एसी हो चाहे डीसी मोटर हो, उसकी हमारे पास आउटपुट पावर हमेशा शाफ्ट की जो पावर है ना, उसी से डिनोट करते हैं हमेशा। ठीक है, पर्सन कई बार आया भी हुआ है ये। किसी भी मोटर की जो आउटपुट पावर है वो हमारे पास शाफ्ट की जो आउटपुट पावर है उसी से हमारे पास निर्भर करती है, उसी से डिनोट करेंगे हम। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। माउंट करना, लपेट रखा है मान लो, ठीक है ना, कपलिंग शाफ्ट पर माउंट करना। माउंट हमने मतलब कोई चीज उस पर लपेट रखी है। नेक्स्ट देखो भी, ट्रैक्शन की बात है। ट्रैक्शन कार्य के लिए किस मोटर का उपयोग करते हैं? आप सभी को पता है ट्रैक्शन कार्य के लिए हमारे पास सीरीज मोटर का उपयोग करते हैं, क्योंकि सीरीज मोटर को हम बिना लोड के शुरू नहीं कर सकते। ठीक है, ट्रैक्शन सिस्टम का मतलब क्या होता है? ट्रैक्शन सिस्टम का मतलब होता है लोकोमोटिव, यानी कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक जो रेलगाड़ी है उसकी बात है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, एक विद्युत ट्रैक्शन डीसी सीरीज मोटर को इसके खालिस्तान के कारण नियोजित करता है, ज़्यादा टोरक के कारण। ठीक है, हमारे पास जो सीरीज मोटर है उसमें क्या रहेगा? ज़्यादा टोरक होगा, उसी के कारण क्या उस पर निर्भर करेगा ये। बिल्कुल, यूनिवर्सल मोटर का भी टोरक ज़्यादा ही होता है, क्योंकि लगभग स्पीड बहुत ज़्यादा होती है उसकी। एक डीसी सीरीज मोटर किसके लिए सबसे उपयुक्त है? डीसी सीरीज मोटर हमारे पास आटा चक्की में हम यूज़ नहीं करेंगे भी, पंपों में हम यूज़ नहीं करते, ड्रिलिंग के लिए हमारे पास नहीं होगा, तो मेन क्या रहेगा? क्रेन के लिए क्या है? सबसे उपयुक्त है ये। ठीक है, हाई स्टार्टिंग टॉर्क के लिए निम्नलिखित में से कौन सी डीसी मोटर हमारे पास उपयुक्त होगी? तो हाई टॉर्क के लिए तो आप सभी को पता है, सीधा सीरीज पर जाना है आपको। ठीक है,
इलेक्ट्रिक ट्रेन पहाड़ी से नीचे उतरते समय डीसी मोटर किस रूप में कार्य करती है अभी? ये हमारे पास कार्य करेगी सीरीज जनरेटर की तरह, क्योंकि ट्रेन की बात आ गई तो ट्रेन में तो आपको पता है सीरीज मोटर होगी। अब आपको मैंने बताया था कि पहाड़ी से जब नीचे आती है ट्रेन तो हमारे पास किसकी तरह काम करती है, वो जनरेटर की तरह कार्य करने लग जाती है, क्योंकि जब नीचे आएगी तो स्पीड हो जाएगी ज़्यादा और बैक ईएमएफ हमारे पास ज़्यादा हो जाएगा, किससे? मेन वोल्टेज से। जब बैक ईएमएफ मेन वोल्टेज से ज़्यादा है तो हमारे पास क्या बनेगा? रीजनरेटिव सिस्टम, रीजनरेटिव ब्रेकिंग लगता है। ठीक है, तो वो रीजनरेटिव ब्रेकिंग हमारे पास क्या होगा? डीसी सीरीज जनरेटर के अंदर ही बनता है ये। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना भी। सारे पॉइंट लगभग मैंने करवा रखे हैं। ये कौन सी डीसी मोटर की गति आर्मेचर धारा पर निर्भर नहीं करती? ठीक है ना, आर्मेचर धारा पर निर्भर नहीं करती। कौन सी नहीं करेगी भी? शंट मोटर, क्योंकि शंट मोटर में हमारे पास क्या होता है, जो आर्मेचर करंट है वो क्या है? आर्मेचर करंट और शंट करंट दोनों अलग अलग भाग में जाते हैं ये शंट मोटर के अंदर, क्योंकि आप सभी को पता है शंट का मतलब क्या होता है? शंट का मतलब होगा पैरेलल। ठीक है, और पैरेलल में करंट हमेशा क्या होता है? डिवाइड होता है, इसलिए करंट पर निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, तो मेन हमारे पास क्या है? डीसी मोटर की गति आर्मेचर धारा पर निर्भर नहीं करती। ठीक है ना, हाँ शंट मोटर की बात है ये। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है अभी लोकोमोटिव। लोकोमोटिव को चलाने के लिए किस प्रकार की मोटर की अनुशंसा? ये तो आप सभी को पता है, डीसी सीरीज कर देंगे। लोकोमोटिव नाम आया तो कौन सा लिखेंगे? सीरीज मोटर। बिना लोड पर डीसी सीरीज मोटर की चाल होगी अनंत। बिना लोड पर डीसी सीरीज मोटर की चाल होती है अनंत। अगर बिना लोड पर चला देंगे तो इतनी उसकी स्पीड जो है वो इनफाइनाइट स्पीड है। ठीक है, डैमेज ही हो जाएगी, तो इतनी ज़्यादा स्पीड होती है इसकी। ठीक है, तो बिना लोड कभी भी नहीं चला सकते। ऐसे अनुप्रयोगों के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की डीसी मोटर की आवश्यकता होती है जिसके लिए हाई स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता होती है? तो आप सभी को पता है सीरीज मोटर। स्टार्टिंग टॉर्क का नाम आया तो हमारे पास क्या हो जाएगा? सीरीज मोटर की ही बात करेंगे डायरेक्ट हम। एसी सीरीज मोटर में, एसी ने डीसी, यहां पर डीसी करना। ठीक है, डीसी सीरीज मोटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग किस लिए लगाई जाती है? आर्मेचर रिएक्शन को न्यूट्रलाइज करने के लिए, यानी कि आर्मेचर रिएक्शन प्रभाव को कम करने के लिए। ठीक है ना, आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए हम क्या करते हैं? कंपनसेटिंग वाइंडिंग लगाते हैं। और कंपनसेटिंग वाइंडिंग आप सभी को पता है कहां पर की जाती है? अभी पोल शू पर। कंपनसेटिंग वाइंडिंग हम कहां करते हैं? कंपनसेटिंग वाइंडिंग करते हैं पोल शू पर। ठीक है, और कंपनसेटिंग वाइंडिंग जो है वो आर्मेचर वाइंडिंग के साथ में किस में जुड़ी होती है? सीरीज में जुड़ी होती है। ठीक है ना, सारे पर्सन लगभग जो हमने डिस्कस कर रखे हैं इसका हो गया। ठीक है, डीसी शंट मोटर खालिस्तान भी कहलाती है। कांस्टेंट वोल्टेज मोटर, कांस्टेंट फ्लक्स मोटर। ठीक है, अभी फ्लक्स होगा, वोल्टेज नहीं, फ्लक्स। कांस्टेंट हमारे पास क्या रहेगा? फ्लक्स, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था अभी डीसी मोटर के अंदर हमारे पास स्पीड क्या होती है? लगभग हम क्या मानते हैं? कांस्टेंट मानते हैं। इसीलिए डीसी शंट मोटर के अंदर क्या रहेगा? जो फ्लक्स है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो उसकी वजह से स्पीड हमारे पास क्या बनी रहेगी? उसकी स्थिर बनी रहती है। ठीक है, फ्लक्स पर परिवर्तन नहीं होगा तो स्पीड तो चेंज ही नहीं होगी फिर तो। कौन सी डीसी मोटर सेंट्रीफ्यूगल पंपों में अनुप्रयोग हेतु उपयुक्त होती है? सेंट्रीफ्यूगल पंपों में आपको याद रखना पड़ेगा डायरेक्ट भाई, ये तो हमारे पास शंट मोटर, क्योंकि इसमें स्पीड क्या रहेगी? फिक्स। निम्नलिखित में से कौन सा भार एक शंट मोटर द्वारा बेहतर संचालित होगा? ठीक है, शंट मोटर द्वारा कौन सा भार हमारे पास अभी डिस्कस किया है हमने सेंट्रीफ्यूगल पंप के अंदर। ठीक है, इससे पहले वाला क्वेश्चन। डीसी शंट मोटर को इसके प्रयोग में वरीयता दी जाती है। डीसी शंट मोटर को हम कहां पर वरीयता देते हैं? तो मेन हमारे पास क्या रहेगा? मेन इसमें दे रखा है भी खराद की मशीन में। ठीक है, ये पॉइंट याद रखने वाले हैं डायरेक्ट आपको।
उसके बाद नेक्स्ट देखो भाई, खराद मशीनों में आमतौर पर ये हमने अभी देख लिया अभी डीसी शंट मोटर, ठीक है, वह मोटर जिसमें फील्ड सीरीज वाइंडिंग द्वारा फील्ड वाइंडिंग का विरोध होता है वो हमारे पास कहलाया जाएगा कौन सा, डिफरेंशियल। डिफरेंशियल में क्या होता है, डिफरेंस पता चलेगा हमें फ्लक्स का, ठीक है। डिफरेंशियल में सीरीज फील्ड वाइंडिंग है और दूसरी हमारे पास शंट फील्ड वाइंडिंग रहेगी, उनका विरोधित होता है आपस में, माइनस में होगा, डिफरेंस होगा, तो क्या रहेगा, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। ठीक है, बस आज करेंगे इतना ही, बाकी करेंगे कल भी। हाँ जी।